अगर आप भारत से बाहर किसी भी देश में घूमने के लिए, काम करने के लिए या किसी अदर काम के लिए जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट होना जरूरी है। बिना पासपोर्ट के आप दूसरे देश में नहीं जा सकते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि किस तरीके से आप घर बैठे ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सो हाय एवरीवन, मेरा नाम विजय है और आप देख रहे हैं विजय सॉल्यूशन। तो सबसे पहले आपको बता देते हैं कि जब भी आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करते हैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने होते हैं। जैसे अगर आपके पास आपका आधार कार्ड है तो आपको एड्रेस प्रूफ में और फोटो आईडी प्रूफ में भी आ जाएगा। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है और कोई और डॉक्यूमेंट्स देना चाहते हैं तो ध्यान रखना है कि आपको जो है एक एड्रेस प्रूफ देना होगा और एक फोटो आईडी प्रूफ देना होगा। साथ ही अगर आपका जो है कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आप रेंट एग्रीमेंट भी दे सकते हैं और उसके बेस पे भी आपका पासपोर्ट बन जाता है। कैसे आवेदन करेंगे, क्या क्या डिटेल, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स दे सकते हो, सारी चीज़ें मैं आवेदन करूंगा और जहां पे जरूरत होगा तो वहां पे एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको जो वहीं पे सारी चीज़ समझ में आ जाए। अभी समझाऊंगा, हो सकता है कुछ चीज़ें जो है आपके दिमाग से निकल जाए तो मैं वहीं पे बताऊंगा। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गूगल पे आ जाना है और यहाँ पे टाइप करना है पासपोर्ट सेवा, और यह लिख करके जैसे आप सर्च करते हैं पहला ही पासपोर्ट सेवा का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाता है। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। यह भारत सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है और इसी वेबसाइट से आपको पासपोर्ट के लिए आवेदन करना होगा। चलिए, जब ये वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल जाता है, इसको मैं बंद कर दे रहा हूं और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है जिसमें न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। मतलब यह है कि यहाँ पे अगर आप पासपोर्ट आवेदन करना चाहते हैं तो आपका एक अकाउंट होना जरूरी है। अगर आपका अकाउंट नहीं है तो सबसे पहले आपको एक अकाउंट बनाना होगा। अकाउंट कैसे बनाते हैं उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में यहाँ पे ऊपर में दे दूंगा, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं और अपना ID जरूर बना ले उस वीडियो को देख करके। मैंने बहुत ही अच्छे से समझाया, आपको कोई परेशानी नहीं आएगा। ठीक है, अब बता देते हैं कि अब आपका अकाउंट बन चुका है तो कैसे आपको लॉगिन करना है और कैसे आवेदन करना है। उसके लिए यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग यूजर लॉगिन, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका लॉगिन आईडी है वो आपको यहाँ पे दे देना है। अगर आप मेरा पुराना वाला वीडियो लेंगे तो मैंने उसमें बताया है कि आप अपने ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी बना लो तो कन्फ्यूजन ही दूर रहेगा लॉगिन आईडी में और आपका जो है वो ईमेल आईडी में। ठीक है, तो यहाँ पे मैं अपना सिंपल सा ईमेल आईडी दे देता हूं जो मैंने लॉगिन करते वक्त, मतलब जो आईडी बनाया है उस टाइम पे जो हमने दिया है वो मैं यहाँ पे दे देता हूं और यहाँ पे कंटिन्यू देख रहे हैं, इस पर क्लिक कर देता हूं। जिसके बाद जो है यह वेबसाइट कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। यहाँ पे पासवर्ड पूछा जाता है। जो हमने पासवर्ड अकाउंट बनाते वक्त रखा है वही पासवर्ड मैं यहाँ पे दे देता हूँ और उसके बाद यह जो है कैप्चा कोड देख रहे हैं यह वाला मैं यहाँ पे भर देता हूँ और यह करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर देता हूँ। जब मैं लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो यह इस तरीके से खुल करके आ जाएगा, जहां पे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे दिया गया है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासपोर्ट। इस पर आपको क्लिक करना है। अगर आपको पासपोर्ट आवेदन करना है या आपको री इशू करवाना है तो आपको इसी पे क्लिक करना होगा। चलिए मैं इस पर क्लिक कर रहा हूं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा यहाँ पे दो ऑप्शन दिया जाता है। एक ऑप्शन कि आप ऑनलाइन अप्लाई कर ले और दूसरा ऑफलाइन कर ले। अगर दूसरा ऑफलाइन आप लेंगे तो यहाँ पे आपको फॉर्म डाउनलोड करने के लिए मिल जाएगा और फॉर्म जो है आपको पासपोर्ट सेवा केंद्र पे जमा करना होगा। लेकिन अभी के समय में सारा डिजिटल हो चुका है तो आप क्यों फॉर्म जमा करके पहले पासपोर्ट ऑफिस जमा करोगे फिर जा करके जो है आप आवेदन वेरिफिकेशन के लिए जाओगे। आपको ऐसा नहीं करना है, आप ऑनलाइन ही सारा भर लो, ज़्यादा आपके लिए बेटर है। और सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए आपको एक बार जाना पड़ेगा पासपोर्ट सेवा केंद्र पे। ठीक है, तो चलिए मैं पहला वाला ऑप्शन जो है यह ऑनलाइन वाला, इसी पे मैं चुन लेता हूं और यहाँ पे देख रहे हैं लिखा हुआ है क्लिक हियर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। इस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे स्टेट पूछा जाएगा कि कौन सा राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। सो आपको यहाँ पे क्या करना है, इसको ओपन करना है। यहाँ पे आपको अपना राज्य चुन लेना है जिस राज्य के लिए आप आवेदन कर रहे हैं। मुझे गाजियाबाद है हमारा जिला, तो मेरा जो राज्य आएगा उत्तर प्रदेश आएगा, वो मैं उत्तर प्रदेश चुन लेता हूँ। और डिस्ट्रिक्ट जो कहा जा रहा है वो हमारा गाजियाबाद है, तो मैं गाजियाबाद चुन लेता हूँ। जब मैं ये चुनूंगा तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यह कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ गया है। अब यहाँ पे कहा जा रहा है फ्रेश पासपोर्ट आपको आवेदन करना है या री इशू ऑफ पासपोर्ट आवेदन करना है। मतलब कि अगर आप पहली बार पासपोर्ट आवेदन कर रहे हैं तो आपको वो फ्रेश पासपोर्ट में आएगा, और अगर आपका पासपोर्ट ऑलरेडी है या खो गया है या ख़राब हो गया और दोबारा उसको रीइशू करवाना चाहते हैं तो आप रीइशू वाला चुन सकते हैं। चलिए मेरा पहला वाला है तो इसलिए मैं फ्रेश वाले पे चुन लूँगा
और उसके बाद जो है यह चुनने के बाद यहाँ पे पूछा जाता है कि किस तरीके का आप एप्लीकेशन करना चाहते हैं, नॉर्मल में है या तत्काल में। कुछ लोगों को जल्दी मतलब कुछ काम आ जाता है अचानक, तो उनको जो है विदेश जाना पड़ता है, तो उनके लिए जो है तत्काल रखा गया है ताकि उनका पासपोर्ट जो है जल्द से बन जाए, और वो लगभग जो है 1 हफ्ते में ही बन जाता है, ज़्यादा टाइम उसमें नहीं लगता है। लेकिन जो नॉर्मल वाले में लगभग 1 महीने का टाइम लग जाता है। चलिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन जो टाइप है यहाँ पे चुन ले रहा हूँ नॉर्मल, क्योंकि मुझे नॉर्मल आवेदन करना है। और यहाँ पे बुकलेट कहा जा रहा है। बुकलेट का मतलब यह है कि आप 36 पन्ना का बनाना चाहते हैं या 60 पन्ना का बनाना चाहते हैं। 36 पन्ना में आपको आपका कम पेज रहेगा। अगर आप विदेश कम आना जाना करेंगे तो आपका पहला वाला ही ठीक है, 36 पेज का आप बना लो, सही है। लेकिन जो लोग बराबर विदेश से आते जाते रहते हैं तो वो लोग जो है 60 पेज का बनाते हैं, ताकि उनको जो है ज़्यादा पेज मिले और बार बार पासपोर्ट बनाना न पड़े। मैं यहाँ पे 36 पेज वाला चुन लेता हूँ, आपको भी यही चुनना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे नेक्स्ट का बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे देख सकते हैं कि पहला वाला ग्रीन हो गया है। इस तरीके से ये सारा जो है ग्रीन करना पड़ेगा, एक एक करके भर करके। तो आप थोड़ा सा पेशेंस रखें और ध्यान से सारा वीडियो को देखें, भगा भगा के मत देखें, नहीं तो कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी छूट जाएगा, आपके लिए वो नुकसानदायक होगा और बाद में आपको परेशानी आएगा। तो चलिए यहाँ पे गिवन नाम कहा जा रहा है। अब नाम में आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्स्ट और मिडल नेम, मतलब यह है कि मेरा अगर नाम होता है विजय शंकर वर्मा, तो यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि पहला नाम और मिडल नेम दोनों देने के लिए, तो यह वाला जो नाम है विजय और शंकर दोनों हमें इसमें लिखना पड़ेगा। तो चलिए मैं यहाँ पे विजय शंकर लिख दे रहा हूँ और यहाँ पे वर्मा मुझे लिखना पड़ेगा। वहीं अगर हमारा नाम सिर्फ विजय शंकर है, वर्मा नहीं है हमारे डॉक्यूमेंट्स में, तो मुझे यहाँ पे सिर्फ विजय लिखना होगा और यहाँ पे शंकर लिखना है। आप समझ गए इन सारी चीज़ों को कि नाम किस तरीके से लिखना है, गलती नहीं करना है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा 2 नाम है तो सिर्फ एक ऊपर में एक नीचे में लिख दिया हूँ। अगर आपका 3 नाम है तो 2 ऊपर में लिखना है, 1 नीचे में लिखना है और आपका काम खत्म। चलिए नाम वाला हो गया। अब आपको यहाँ पे जेंडर कहा जा रहा है चुनने के लिए, तो जो मेल फीमेल जो भी आपका जेंडर है वो चुनना है। और यहाँ पे आपसे पूछा जाता है क्या आप पहले किसी अदर नाम से जाने गए हैं। अगर जाने गए हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आपने अपना नाम कभी चेंज किया है। अगर आपने अपना नाम कभी चेंज किया है तो यहाँ पे यस में जवाब देंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे आपसे डेट ऑफ बर्थ कहा जा रहा है, मतलब आपका जन्म का दिन। तो जन्मदिन जो आपके प्रूफ में, चाहे आधार कार्ड है या जो भी आप प्रूफ देना चाहते हैं इसमें, उसमें जो नाम है वही आपको यहाँ पे देना है। उसके लिए क्या करना है, इस पर क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे साल चुनना है जिस साल में आपका जन्म हुआ है, और यहाँ पे महीना चुन लेना है जिस महीना में आपका जन्म हुआ होगा, और यहाँ पे डेट चुन लेना है कि इस डेट को आपका जन्म हुआ है। तो इस तरीके से डेट ऑफ बर्थ आ जाएगा। अब आपसे कहा जाता है कि जो आपका जन्म हुआ है वो इंडिया से बाहर तो नहीं हुआ है। अगर आपका इंडिया से बाहर जन्म हुआ तो यहाँ पे यस पर करके और बताना पड़ेगा कि आपको किस देश में हुआ है। अगर ऐसा नहीं है तो आपको सिंपल सा नो चुन लेना है, तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप इंडिया के ही निवासी हैं और इंडिया में ही आपका जन्म हुआ है। उसके बाद पूछा जाता है कि आपका जन्म कहाँ हुआ है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग गलती करते हैं। क्या करते हैं मैं बता देता हूँ। अगर आप मान लीजिए आपका जन्म जो है बिहार में हुआ है, सपोज उदाहरण के लिए, जैसे मैं अपना लेता हूँ, मेरा जन्म जो है बिहार में हुआ है, लेकिन मैं अभी यहाँ यूपी में रह रहा हूँ, मतलब गाजियाबाद में रह रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट बनाने के लिए गलत इन्फॉर्मेशन दे दूंगा कि मेरा जन्म जो है उत्तर प्रदेश में हुआ, ऐसा नहीं लिखना है, नहीं तो ये आपके लिए गलत हो जाएगा। और वेरिफिकेशन में पक्का ही जो भी अधिकारी आएंगे चेक करने, वो इस चीज़ों को पकड़ लेंगे और आपका पासपोर्ट जो है यहाँ पे नहीं बन पाएगा। तो जहाँ आपका जन्म हुआ है वहाँ आपको ज़रूर लिखे, ठीक है, क्योंकि गलत इन्फॉर्मेशन आप पासपोर्ट में देते हैं तो कैंसिल होने के चांसेस पूरे हैं। मेरा जन्म बिहार में हुआ है, इसलिए मैं यहाँ पे अपने गाँव का नाम लिख दूंगा कि जी हमारा जन्म जो है इस गाँव में हुआ है। अब यहाँ पे स्टेट पूछा जाता है कि जो आपने यहाँ पे बर्थ प्लेस, मतलब जन्म का स्थान जो लिखा है वो किस राज्य में है, वो आपको बताना है। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि मेरा जो एड्रेस मैं देने जा रहा हूँ वो उत्तर प्रदेश का देने जा रहा हूँ, और मेरा जो जन्म हुआ है वो बिहार में हुआ, तो वो बिहार वाला मैं यहाँ पे डिटेल दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ के लिए पूछा जाता है, मतलब जन्म का। तो जन्म जो है हमारा बिहार में हुआ है, तो मैं यहाँ पे बिहार चुन लूँगा। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कहा जा रहा है, मतलब कि किस जिला में है, जो भी जिला होगा जन्म का वो बताना है। और यह बताने के बाद अब आपसे पूछा जाता है कि क्या आप शादीशुदा है। अगर आपका शादी हो चुका है तो यहाँ पे बताना है, अगर नहीं हुआ है तो वो भी बताना है, या डिवोर्स हो गया है तो वो भी आपको बताना है। जो भी चीज़ होगा सही इन्फॉर्मेशन देना है। चलिए मेरा मैरिड यहाँ पे पूछा जा रहा है, मैं यहाँ पे मैरिड सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मैं शादीशुदा हूँ। अगर जो शादीशुदा नहीं हो सिंगल चुन सकते हैं, और जिनका डिवोर्स हो गया और डिवोर्स चुन सकते हैं। चलिए मैं मैरिड चुन लेता हूँ। उसके बाद
यहाँ पे पूछा जाता है कि सिटीजनशिप बाई आपका बर्थ है, चूंकि आपका जन्म ही यहाँ हुआ तो उसको रहने देना है। यहाँ पे पैन कार्ड कहा जा रहा है, मतलब कि आपका जो पैन कार्ड है नंबर क्या है वो आपको यहाँ पे देना है। मेरे पास पैन कार्ड है, दे देता हूँ। वैसे मैंडेटरी नहीं होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आजकल हर के पास पैन कार्ड है, हर के पास आधार कार्ड है तो जरूर दे। इससे क्या होगा कि अधिकारी को जो है आपका सारा वेरिफिकेशन करने में ईजी होगा और आपका पासपोर्ट जो है बिना बात में किसी चीज़ में लटकेगा नहीं। चलिए, मेरा पास पैन कार्ड है तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ। अब आपसे यहाँ पे वोटर ID कार्ड कहा जा रहा है, मतलब अगर आपका जो नाम है वोटर लिस्ट में है कहीं तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए, हमारा वोटर लिस्ट में नाम है इसलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। यह देने के बाद आपसे पूछा जाता है कि किस तरीके का आप काम करते हैं, प्राइवेट नौकरी है, सरकारी नौकरी है या किस तरीके की नौकरी है वो आपको बताना होता है, या आप काम नहीं करते हैं, स्टूडेंट है, जो भी चीज़ें हैं सही इन्फॉर्मेशन देना है। मैं यहाँ पे इसको ओपन कर ले रहा हूँ और यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड जो है चुन ले रहा हूँ। उसके बाद जो है अगर आपका से प्राइवेट नौकरी कर रहे होंगे तो प्राइवेट चुनना है। इसी तरीके से अगर आपका सरकारी नौकरी होगा तो गवर्नमेंट वाला चुन सकते हैं। तो जो सा भी आपका होगा वो आपको यहाँ पे चुन लेना है। चलिए, मैं यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयड चुना था, वो मैं रहने देता हूँ। यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्या आपका पेरेंट्स मतलब माता पिता में से या आपका अगर लेडीज है तो पति और जो जेंट्स है तो उसका पत्नी सरकारी नौकरी में है। अगर सरकारी नौकरी में है तो यहाँ पे यस या नो में जवाब देना है। चलिए, हमारा कुछ ऐसा नहीं है, मैं नो पे जवाब दे रहा हूँ। एजुकेशनल सर्टिफिकेट कहा जा रहा है तो उसके लिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पे पूछा जाता है कि आप कितना पढ़े लिखे, जितना भी आप पढ़े लिखे हैं वो आपको बताना होगा। मेरा जो है ग्रेजुएट एंड एबव है तो इसलिए मैं यहाँ पे चुन ले रहा हूँ। उसके बाद कहा जा रहा है कि क्या आप नॉन ECR कैटेगरी के लिए एलिजिबल है। मतलब यह है कि आप जो है नॉन ECR में, मतलब कि अगर कुल मिला के मोटा मोटी मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप 10वीं पास है तो आप जो है नॉन ECR के लिए एलिजिबल हो जाते हैं और यहाँ पे आपको यस ही रहने देना है। सिर्फ जो आपको अपने 10वीं का सर्टिफिकेट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप 10वीं पास नहीं है तो अदर कोई क्राइटेरिया जानना चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड फॉर नॉन ECR। इस पर क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स मिलेंगे। इनमें से कोई भी एक डॉक्यूमेंट्स आपके पास है तो आप नॉन ECR में एलिजिबल है और इसके लिए आप यस पे क्लिक यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद जो है कोई भी आपके शरीर पे कटे फटे का निशान पूछा जाता है। अगर आपके शरीर पे किसी भी तरीके कोई कटे फटे का निशान है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं तो ये मैंडेटरी नहीं है, मतलब न भी देंगे तो चलेगा, लेकिन है तो आप यहाँ पे दे दे, ज़्यादा आपके लिए अच्छा है। और यहाँ पे आपसे आधार नंबर कहा जा रहा है। ऑफकोर्स आधार नंबर मेरे पास है, सब अधिकतर लोगों के पास आधार नंबर है तो यहाँ पे जरूर आप दे दें। चलिए, मैं अपना आधार नंबर यहाँ पे देता हूँ और यह देने के बाद आपको यहाँ पे नीचे जो है या कुछ टर्म एंड कंडीशन आधार का लेकर के, तो यहाँ पे आपको यस पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको नेक्स्ट का बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है अब आपसे फैमिली का डिटेल पूछा जाएगा और यहाँ पे देख सकते हैं कि एप्लीकेंट डिटेल जो है यहाँ पे सेव सक्सेसफुली हो गया और ये ग्रीन देख सकते हैं। अब फैमिली का डिटेल पूछा जाता है, मतलब यह है कि आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं उनका डिटेल पूछा जाता है तो आपको देना होगा। तो सबसे पहले आपके पिता का नाम पूछा जाता है, पहला और मिडिल नेम, जैसे नाम में हमने बताया था। माँ का नाम कहा जा रहा है, जो सा भी आपके माँ का नाम है वो आपको यहाँ पे लिख देना है। माँ का पहला नाम यहाँ पे लिख देना है और लास्ट नेम यहाँ पे लिख देना है। अगर कोई लीगल गार्जियन आपका होगा तो उसका भी नाम दे सकते हैं और नहीं तो इसको छोड़ सकते हैं। नीचे आ जाता है स्पाउस गिवन नेम, मतलब यह है कि अगर कोई लेडीज है जो पासपोर्ट आवेदन कर रही है तो उसको अपने पति का नाम यहाँ पे देना होगा। और अगर जैसे मैं जेंट्स हूँ, मतलब मेल हूँ, तो मुझे अपने वाइफ का नाम, चूंकि मैंने चुना है कि मैं मैरिड हूँ तो मुझे अपने वाइफ का नाम यहाँ पे देना होगा। अगर आप मैरिड नहीं चुनते हैं तो ये ऑप्शन आपको नहीं आएगा। चलिए, मैं यहाँ पे अपने वाइफ का नाम दे रहा हूँ। तो इस तरीके से फैमिली डिटेल देना होता है और आपको यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना होता है, जिसके बाद जो है फैमिली वाला भी यहाँ पे ग्रीन हो जाता है। अब आपको एड्रेस पूछा जाता है, प्रेजेंट एड्रेस, तो जो भी आपका एड्रेस होगा वो कंप्लीट यहाँ पे देना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले पूछा जाता है कि क्या आपका एड्रेस जो है इंडिया से बाहर है, तो अगर नहीं है तो आपको नो पे रहने देना है और यहाँ पे इंडिया का एड्रेस जो है लिख देना है। अगर दूसरे देश में है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे और आपको सारा डिटेल वहाँ का देना पड़ेगा। चलिए, मैं यहाँ पे नो चुन ले रहा हूँ क्योंकि मेरा इंडिया से बाहर का नहीं है और यहाँ पे कंप्लीट एड्रेस मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चलिए, मैंने अपना एड्रेस जो है यहाँ पे सारा यहाँ पे दे दिया है, जैसे हाउस नंबर या अदर जो डिटेल है वो मैंने यहाँ पे दे दिया। तो इसी तरीके से आप लोग को यहाँ पे देना है और यह लिखने के बाद आपको स्टेट चुन लेना है कि किस राज्य में आपका घर है। जिस राज्य में घर है वो आपको यहाँ पे दे देना है और यह करने के बाद डिस्ट्रिक्ट जो होगा वो आपको चुन लेना है। उसके लिए ओपन करना है, यहाँ पे जो भी आपका जिला होगा, हमारा गाजियाबाद है, चलिए मैं गाजियाबाद चुन लेता हूँ। और यहाँ पे जो है यहाँ पे पुलिस स्टेशन पूछा जाता है, वो भी मैं यहाँ पे चुन लेता हूँ।
और यह चुनने के बाद पिन कोड कहा जा रहा है, तो जो सा भी आपके एरिया का पिन कोड है वो लिख देना है। यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको लिख देना है, जो सा भी आपका मोबाइल नंबर होगा, और यहाँ पे ईमेल आईडी लिख देना है, जो सा भी आपका ईमेल आईडी होगा। अब आपसे यहाँ पे नीचे जो है पूछा जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है। अगर अवेलेबल है तो यहाँ पे यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो सेलेक्ट करेंगे। चलिए, हमारे केस में परमानेंट एड्रेस जो है अवेलेबल है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर दे रहा हूँ। और यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो आपका अभी परमानेंट एड्रेस है वही प्रेजेंट एड्रेस है, मतलब जो एड्रेस मैंने ऊपर में दिया है यही एड्रेस आपका प्रेजेंट एड्रेस मतलब परमानेंट एड्रेस भी है। अगर ऐसा है तो आपको यहाँ पे यस करना है, अगर नहीं है तो सिंपल सा नो चुन लेना है। और उसके बाद जहाँ भी आपका परमानेंट एड्रेस होगा, जैसे मान लीजिए कि मेरे केस में मेरा जो है घर है वो बिहार में भी है, सो ऐसे में क्या होगा कि मैं यहाँ पे बता सकता हूँ कि मेरा जो है परमानेंट एड्रेस वहाँ का है। लेकिन मैं यहाँ पे यस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मेरा यहाँ भी घर है और मैं यहीं परमानेंट रहता हूँ, वहाँ नहीं रहता हूँ। तो ऐसे में मैं यहाँ पे जो है नो सेलेक्ट कर, ऐसे में जो है मैं यहाँ पे यस सेलेक्ट कर लूँगा और बता दूंगा कि यही जो है हमारा प्रेजेंट एड्रेस भी है और परमानेंट एड्रेस, दोनों एड्रेस हमारा यही है। इस तरीके से आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होगा। कोई कन्फ्यूजन होगा नीचे कमेंट करके पूछना है, मैं आपको जवाब दूंगा। गलती नहीं करना है। और यह करने के बाद आपको यह जब कर लेते हैं एड्रेस वाला तो सिंपल सा नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह कहा जाता है कि आप एग्री हो रहे हैं कि एसएमएस के द्वारा जो है आपको सारा डिटेल भेजा जाएगा एक तरीके से, जो भी अपडेट होगा, तो इसको आपको सिंपल सा ओके कर देना होता है। जिसके बाद जो है आपसे यहाँ पे कहा जाता है कि एक बार जब आप सबमिट कर देते हैं तो आप इसको चेंज नहीं कर सकते हैं कभी भी इस आईडी के लिए। मतलब यह है कि इस आईडी से सिर्फ जो है जो भी आवेदन आप करेंगे वो सिर्फ गाजियाबाद पासपोर्ट ऑफिस के लिए होगा। इसको आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस का भी जो है हो गया है। अब इमरजेंसी कॉन्टैक्ट कहा जा रहा है। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आप अपने माता पिता या अपने वाइफ या जो लेडीज़ है तो अपने हस्बैंड का डिटेल दे सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे दे देता हूँ। तो यहाँ पे नाम और एड्रेस पूछा जा रहा है, तो जो नाम एड्रेस होगा इसमें देना है और जो मोबाइल नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब आपसे यहाँ पे आइडेंटिटी सर्टिफिकेट के लिए कहा जा रहा है। सो अगर कोई भी आपको आइडेंटिटी सर्टिफिकेट आपने होल्ड कर रखा है या आपके पास है तो यहाँ पे यस करेंगे, नहीं तो नो रहने देंगे। उसके बाद कहा जाता है कि आपके पास कोई डिप्लोमेटिक या ऑफिशियल पासपोर्ट है तो उसका डिटेल देना है, नहीं तो यहाँ पे नीचे वाला जो देख रहे हैं डिटेल नॉट अवेलेबल, यह वाला चुन लेना है। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आपने कभी पासपोर्ट के लिए आवेदन किया है लेकिन इशू नहीं हुआ है। अगर ऐसा है तो यहाँ पे यस करेंगे और आपको डिटेल देना पड़ेगा सारा, कि फाइल नंबर, डेट अप्लाइंग और ऐसा सारी चीज़ें। अगर नहीं है तो नो चुन लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे अदर डिटेल में काफ़ी सारे पूछा जाता है कि आप कोई क्राइम तो नहीं किए हैं या कभी जेल तो नहीं गए हैं या आपको जो है किसी भी तरीके का कोई समन तो नहीं दिया गया है। तो ये एक तरीके से अलग अलग जो रिकॉर्ड है वो आपसे पूछा जाता है। इसका सबका जवाब आपको यहाँ पे देना होगा। चलिए, यहाँ पे जो सबसे पहला आता है कि कोई भी क्रिमिनल कोर्ट में कोई केस तो नहीं चल रहा है, मतलब कोई आप पे कोई एलिगेंस नहीं है, मतलब कोई आरोप तो नहीं है। अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसी तरीके से आपको कहा जाता है कि कोई समन आपको तो नहीं भेजा इशू कर गया है या कोई पेंडिंग तो नहीं है समन, तो अगर ऐसा है तो यस करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद कहा जाता है कि क्या आपको कभी अरेस्ट तो नहीं किया गया है, अगर ऐसा किया गया तो यस करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरीके से जो डिटेल है वो आपको यहाँ पे यस और नो में जवाब दे देना है। तो यहाँ पे हमारे केस में जो है अधिकतर चीज़ जो है नहीं है, मैं सारी चीज़ें नहीं कर देता हूँ। अगर आप पाक साफ होंगे, कुल मिला के शरीफ होंगे, इंडिया के नागरिक, तो आपको इसमें से सारे नो ही सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, तो वो चीज़ आप अपने हिसाब से देख लेना, मैं मोटा मोटी बता दूँ, बाकी आप पढ़ लेना, यहाँ पे दिया हुआ है सारी चीज़ें। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप हमसे कमेंट करके पूछ लेना, मैं ज़रूर बता दूंगा। मेरे केस में ये सारा नो है तो मैं नो सेलेक्ट कर लिया हूँ और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जिसके बाद जो है जो आपके पासपोर्ट पे सारा प्रिंट होकर के आएगा वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि इस तरीके का आपका पासपोर्ट बनेगा, जो कि यहाँ पे इस तरीके से लिखा रहेगा कि रिपब्लिक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे आपका एक फ़ोटो रहेगा और यहाँ पे सिग्नेचर आपका रहेगा और यहाँ पे नाम और अदर जो डिटेल है वो आपको देखने को मिल जाएगा। नीचे में आपके जो पिता होंगे, माता होंगे, जो आपकी वाइफ या हस्बैंड जो भी होगा उसका नाम रहेगा, यहाँ पे आपका एड्रेस रहेगा। तो इस तरीके से यह सारा पासपोर्ट आपको बन करके मिलेगा। देख लेना है इसमें कि किसी भी तरीके का स्पेलिंग मिस्टेक या कुछ ऐसी जानकारी जो गलत ना हो, ध्यान रखना है, क्योंकि यही आपका फाइनल प्रिंट होकर के आ जाएगा और बाद में आपको परेशानी आएगा। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें देखना, सावधानी से देखना, अपने डॉक्यूमेंट के साथ मिलाना और उसके बाद जो है आपको इसको नेक्स्ट करना। चलिए, मैं यहाँ पे देख लिया हूँ, सब चीज़ सही है, मैं यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर दे रहा हूँ। जब मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे कहा जाता है कि आप अपने
बर्थ के लिए प्रूफ ऑफ बर्थ, मतलब जो आपका जन्म हुआ है उसका प्रूफ आप क्या देंगे, तो इसके लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लिस्ट दिया गया है। आधार कार्ड दे सकते हैं या बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, या जो है आप यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, इस तरीके से ऑप्शन मिलता है। वोटर आईडी कार्ड जो है तो आप यहाँ पे इलेक्शन फोटो आईडी कार्ड जो है चुनेंगे। इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है। चलिए मैं आधार कार्ड चुन लेता हूँ, क्योंकि अधिकतर लोगों के पास आधार कार्ड होगा, तो यह आपको चुन लेना। चलिए मैं इसको ओके कर दे रहा हूँ। और उसके बाद जो है यहाँ पे कहा जा रहा है कि रेसिडेंस प्रूफ, मतलब कि जो आवासीय पता है जहाँ पर आप रह रहे हैं उसका सारा एड्रेस, आपको उसका क्या प्रूफ दे रहे हैं वो आपको बताना होगा। तो उसके लिए भी आप चाहे तो आधार यहाँ पे चुन सकते हैं। उसके बाद जो है इसको इस तरीके से पूछता है, इसको भी आपको ओके कर देना है। तो यह दोनों आपका यहाँ पे हो गया। और यह करने के बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे प्लेस देख रहे हैं जहाँ भी से आप आवेदन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं गाजियाबाद से आवेदन कर रहा हूँ, तो वहाँ का मैं लिख देता हूँ। और वो करने के बाद आपको यहाँ पे डेट रहेगा ऑटोमेटिक। आपको सिंपल से क्या करना है, इस एग्री वाले पे क्लिक कर देना है और इसके बाद जो है सेव माई डिटेल पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद जो है यह सेव हो जाएगा। और यह सेव होने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ कि योर एप्लीकेशन हैज़ बीन सेव सक्सेसफुली। और यह आपका रेफरेंस नंबर जो है मिल जाता है कि यह आपका पासपोर्ट का आवेदन का जो है एप्लीकेशन नंबर है। तो यह आपको ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पे मैंने आ गया है। अब मैं यहाँ पे सिंपल सा प्रीव्यू एप्लीकेशन देख रहे हैं फॉर्म, इस पर क्लिक कर देता हूँ, ताकि एक बार चेक कर लेते हैं कि जो हमने फॉर्म भरा है वो बिल्कुल सब चीज़ सही है, उसमें किसी भी तरीके की गलती नहीं हुआ है। तो उसके लिए आप इस पर क्लिक करके ज़रूर चेक कर लें। अब आपको इस पर सब चीज़ सही लगता है तो पहले तो इसको आपको प्रिंट लेना है। उसके लिए यहाँ पे नीचे प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। जो भी प्रिंटर होगा वो चुन लेना है, यहाँ पे प्रिंटर चुनना है और यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन मिल जाएगा। आपको प्रिंट ले लेना है ताकि आपके पास रिकॉर्ड रहे। अगर आप इसको सेव करना चाहते हो तो सेव एज ए PDF में भी करके और अपने पास सेव करके जो है इसको रख सकते हैं। चलिए मैं डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेता हूँ। तो जिसके बाद ऐसा देख सकते हैं कि यह हमारा सेव हो गया है और इसको मैं बंद कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। और यहाँ पे आकर के सबमिट फॉर्म देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है ताकि आपका फॉर्म जो है सबमिट हो जाए। अब जो ही सबमिट करेंगे तो यह इस तरीके से अलग ही पेज खुल करके आ जाएगा। यहाँ पे 3 ऑप्शन रहेगा कि पहला पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, मतलब पहले आप पेमेंट करो और उसके बाद अपॉइंटमेंट यहाँ पे आपको बुक करना होगा। मतलब यह है कि पासपोर्ट ऑफिस में आप किस दिन जाएंगे वो आपको बताना होगा। तो यह आपको पहला काम कर लेना है। अगर आप बाद में भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अभी भी करना चाहते हैं तो अभी भी कर सकते हैं। तो अगर अभी करेंगे तो सिंपल सा इस पर क्लिक करेंगे, और अगर आप बाद में करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं व्यू सेव सबमिटेड एप्लीकेशन, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको जो है आपका यह जो एप्लीकेशन था वो आपको दिखेगा। आपको सिंपल सा इस पर चुन लेना है और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा इसमें पेमेंट एंड अपॉइंटमेंट का दूसरा वाला, तो इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके से आएगा। यहाँ पे आपको चुन लेना है कि आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं या चालान के माध्यम से पेमेंट करना चाहते हैं। अगर आप ऑनलाइन पेमेंट करना चाहते हैं तो यह वाला चुन लेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यह आपका सारा डिटेल आ जाएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद जो है आपको सारा बता देगा कि इस पासपोर्ट ऑफिस में अभी अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं इसकी बात करूँ तो यहाँ पे 3/11/2022 में अवेलेबल है। यहाँ इस पासपोर्ट ऑफिस में अभी अवेलेबल ही नहीं, मतलब यहाँ पे अपॉइंटमेंट हम बुक नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से अलग अलग काफ़ी सारे पासपोर्ट ऑफिस दिया गया है, इसमें से किसी भी पासपोर्ट ऑफिस में आप जा सकते हैं और चुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब मान लीजिए कि मुझे इस वाले में जाना है, PSK गाजियाबाद वाले में, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। यहाँ से PSK गाजियाबाद जो है पहला वाला चुन लेता हूँ क्योंकि इसमें अवेलेबल भी दिखा रहा है। और यहाँ पे यह जो कोड देख रहे हैं यह वाला आपको चुन लेना है और उसके बाद जो है नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं इस तरीके से आ जाता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप जो पेमेंट कर देते हैं वो रिफंड किसी भी हालत में नहीं होगा, और आप अगर एक बार पेमेंट कर देते हैं दोबारा पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको बताया जाता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे डेट चुन लेना है कि किस डेट को आप जाएंगे। अब मान लीजिए कि 3 तारीख को यहाँ पे अवेलेबल है, तो देख सकते हैं ग्रीन लिखा हुआ है, 4 में, 7 में, 9 में, 10 में, सब में अवेलेबल है। 1-2 में यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, इसलिए यहाँ पे रेड है। तो मान लीजिए 3 तारीख में मुझे जाना है तो मैं ये वाला चुन लूँगा और उसके बाद पे एंड बुक अपॉइंटमेंट देख रहे हैं इस पर मैं क्लिक कर दूंगा और यही आपको करना है। उसके बाद यह आएगा, इसको आपको ओके कर देना है। जैसे आप ओके पे क्लिक करते हैं यह इस तरीके से आ जाएगा पेमेंट के लिए। तो आपको इसको यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करना है, आपको वेट करना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी सारे ऑप्शन है। इंटरनेट बैंकिंग से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो यह वाला ऑप्शन है, इससे आप किसी भी बैंक से करना चाहते हैं तो आपको यह चुनना है, और अगर आप SBI से करना चाहते हैं तो यह चुनना है।
इसी तरीके से कार्ड का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अगर आप SBI का ATM कार्ड है तो यह चुनना है, किसी दूसरे बैंक का ATM कार्ड है तो यह चुनना है, और आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आप यह चुनेंगे, और UPI से पेमेंट करना चाहते हैं तो यह चुनना है। सब में चार्ज जो है दिया हुआ है कि किस में एक्स्ट्रा चार्ज लग जाएगा, तो इसमें किसी में भी नहीं दिया हुआ है, सिर्फ अदर का इंटरनेट बैंकिंग में 6 रुपये का दिया हुआ है और क्रेडिट कार्ड पे 26 रुपये का एक्स्ट्रा लगेगा। तो जो सा भी होगा, मान लीजिएगा आपके पास अदर बैंक का ATM कार्ड है तो यह वाला चुन लेना है, और यह चुनेंगे तो यह इस तरीके से आ जाएगा। आपको सिंपल से क्या करना है, यहाँ पे कन्फर्म पे क्लिक कर देना है, जिसके बाद जो है एक बार और इस पर आपको कन्फर्म करना पड़ेगा, मतलब 2 बार इस पर एक तरीके से क्लिक करना होगा यहाँ पे। जिसके बाद जो है यहाँ पे जो कार्ड नंबर होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। यहाँ पे आपको एक्सपायरिंग डेट देख रहे हैं वो आपको यहाँ पे दे देना है, ये कार्ड का देना है। यहाँ पे एक्सपायरिंग ईयर कार्ड का चुन लेना है, यहाँ पे नाम दे देना है जिस नाम से आप कार्ड पेमेंट करना चाहते हैं। यहाँ पे CVV कोड कार्ड के पीछे इस तरीके से लिखा होता है यहाँ पे, तो यह वाला 3 अंक जो होगा यही वाला आपको यहाँ पे लिख देना है, और यह करने के बाद ये कैप्चा कोड दे करके पे बटन देख रहे हैं इस पर क्लिक करके और पेमेंट कर देना है। जब आपका पेमेंट हो जाता है उसके बाद जो है आपका अपॉइंटमेंट भी बुक हो जाता है, और उस डेट पे आपको सारा डॉक्यूमेंट्स अपना लेकर के जाना होगा। मतलब जो भी आपका प्रूफ दिए है, आधार कार्ड जैसे मैंने दोनों में चुना है तो आधार कार्ड मुझे लेके जाना होगा। इसके अलावा नॉन ECR के लिए 10वीं का सर्टिफिकेट भी आपको लेकर के जाना होगा। समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं करना है कि नॉन ECR के लिए आप कोई भी प्रूफ नहीं ले जाओ। नॉन ECR के लिए आप 10वीं का सर्टिफिकेट जरूर लेकर के जाएं, ताकि जो है वहाँ पे वेरिफिकेशन में कोई इशू ना आए। अगर आपने पैन कार्ड दिया है, वोटर ID कार्ड दिया है तो वो भी जरूर लेकर के जाए, ओरिजिनल और उसका फोटो कॉपी, सबों का ओरिजिनल और फोटो कॉपी जरूर लेकर के जाना, क्योंकि ओरिजिनल देखेगा और फोटो कॉपी आपसे साइन करवा के वहाँ पर रखवा लेगा। तो इस तरीके से आपका पेमेंट और बुक हो जाएगा। अब आपको यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट जो लेके जाएंगे उसमें से आपको एक डॉक्यूमेंट्स और लेकर के जाना होगा, जो कि यहाँ का एक्नॉलेजमेंट रसीद होगा। यह एक्नॉलेजमेंट रसीद आपको कहाँ मिलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, और यहाँ पे व्यू एंड सबमिट पे क्लिक करेंगे। ये आपका सारा जो है फॉर्म दिखेगा, इस पर सेलेक्ट करना है, और उसके बाद जो है यहाँ पे नीचे आकर के यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं यहाँ पे इस तरीके से आ जाता है। यहाँ पे प्रिंट एप्लीकेशन क्लिक करेंगे, उसके बाद इसको ओके करेंगे, तो इस तरीके से जो है यह आपका सारा यह रसीद मिल जाएगा। यहाँ पे बारकोड वाला ध्यान रखना है, यहाँ पे ये होगा। और यहाँ पे चूंकि मैंने पेमेंट नहीं किया है इसलिए नॉट पेड लिखा हुआ है, आपका जरूर यहाँ पे लिखा रहेगा कि आपका पेड हो चुका है, और यहाँ पे सारा डिटेल जो है ये सब भी भरा हुआ रहेगा। तो यह आपको प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए नीचे आएंगे, यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको यह प्रिंट जो है जो भी प्रिंटर होगा वो चुन लेना है, या अगर आप सेव करना चाहते हो तो सेव एज PDF पे क्लिक करना है और इसको सेव करके प्रिंट कर लेना, जैसे भी आपको प्रिंट करना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यह प्रिंट लेना है। तो ध्यान रखना है कि यह प्रिंट लेना है। इसके अलावा जो आपका डॉक्यूमेंट्स है, जैसे मैंने पहले बताया, उस सारे डॉक्यूमेंट्स का ओरिजिनल और फोटोकॉपी लेकर के पासपोर्ट ऑफिस में जाना है। यहाँ पे एक चीज़ और कर सकते हैं कि आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स भी अपना अपलोड कर सकते हैं। लेके तो जाना ही है, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे भी अपलोड कर सकते हो। वैसे मैंडेटरी है नहीं है, आप यहाँ पे ना भी अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप अपलोड करना चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं। मैं बता देता हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे एप्लीकेशन होम पे जाता हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं व्यू सेव, इस पर क्लिक करता हूँ, और उसके बाद जो हमारा फाइल है जो मैंने आवेदन किया वो चुन लेता हूँ। तो यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन मिल जाता है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा जाता है कि अटैच करने के लिए, मान लीजिए कि आप एड्रेस प्रूफ में अटैच करना चाह रहे हैं तो एड्रेस प्रूफ सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अटैच डिस्क्रिप्शन इस पर चुनेंगे। मान लीजिए कि अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो यहाँ पे आपको आधार कार्ड चुन लेना है, और यहाँ पे PDF जो है अपलोड करना है। उसके लिए इस पर क्लिक करना है। जहाँ भी आपका होगा, मान लीजिए कि ये हमारा आधार कार्ड है तो मैं ये चुन लेता हूँ। ध्यान रखना है, यहाँ पे अगर आप आधार कार्ड इंटरनेट से डाउनलोड करके दे रहे हैं तो यहाँ पे उसमें जो है पासवर्ड नहीं होना चाहिए, मतलब पासवर्ड उसमें से हटा देना है, मतलब उसको जो है आपको पासवर्ड रिमूव कर देना होगा, तभी वो, ऐसा नहीं होगा पासवर्ड वाला आप जो है वहाँ पे अपलोड कर दो। अपलोड कर देंगे वो कोई काम का आपका नहीं रह जाएगा, क्योंकि वो ओपन ही नहीं कर पाएगा, पासवर्ड ही नहीं पता होगा उसको। तो यहाँ पे पासवर्ड रिमूव करके उसको PDF जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना है। उसके लिए चुन लेना है और ओपन पे क्लिक कर देना है, और जैसे आप इस पर करते हैं यहाँ पे आधार दिख जाएगा, आपको सिंपल सा ये अपलोड बटन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जिसके बाद ये अपलोड होने लगता है तो इसको आपका वेट करना है, और यह करने के बाद देख सकते हैं डॉक्यूमेंट्स अपलोड सक्सेसफुली। तो एक जो है हमने एड्रेस प्रूफ दे दिया है। अब और भी प्रूफ देना होगा। क्या प्रूफ देना होगा? डेट ऑफ बर्थ जो है प्रूफ देना पड़ेगा। उसके लिए चुनना है, आधार देना है, तो आपको आधार यहाँ पे चुन लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं आधार का ऑप्शन मिलता है, फिर आपको वहीं इस पर क्लिक करना है, और जहाँ भी आपका आधार होगा वो आपको चुनना है और यहाँ पे अपलोड कर देना है, जो आपने एड्रेस प्रूफ के लिए किया है। तो इस तरीके से यह आपका
अपलोड हो जाएगा जो आपका डेट ऑफ बर्थ प्रूफ है। और उसके अलावा नॉन ECR के लिए मैंने आपको बताया है कि आपको जो है 10वीं का सर्टिफिकेट देना होगा। तो 10वीं का सर्टिफिकेट अपलोड करने के लिए आपको सिंपल सा क्या करना है, यहाँ पे इस पर क्लिक करना है और यहाँ पे नॉन ECR वाला जो ऑप्शन है नॉन ECR प्रूफ, इस पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको ओपन करना है और यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन हाईएस्ट सर्टिफिकेट, इस तरीके से काफ़ी सारे ऑप्शन मिलता है। इनमें से कोई भी प्रूफ जो है आप दे सकते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि चलिए 10वीं का सर्टिफिकेट दे रहा हूँ, तो इसलिए मैं 10वीं का मैट्रिकुलेशन वाला चुन ले रहा हूँ। यहाँ पे जो हमारा सर्टिफिकेट होगा वो चुन लूँगा और उसके बाद जो है यहाँ पे 10th सर्टिफिकेट वाला मैंने PDF चुन लिया है, ओपन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे अपलोड पे क्लिक कर दे रहा हूँ। ध्यान रखना है यहाँ पे जितने भी फाइल आप अपलोड करेंगे वो 1 MB से कम का होना चाहिए, अगर ज़्यादा का होगा तो यहाँ पे नहीं लेगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों जो हमारा अपलोड हो गया है। तो इस तरीके से आप अपलोड कर सकते हैं, न भी अपलोड करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, यह मैंडेटरी नहीं है यहाँ पे, लेकिन अपलोड कर देते तो आपको आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। तो इस तरीके से मैंने बता दिया कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, किस तरीके से आपको जो है सारी चीज़ें जो आपका रसीद होगा वो निकालना है और किस तरीके से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। आई होप को सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं संक्षिप्त में बताता हूँ। ऑनलाइन अप्लाई करना है यहाँ पे, और ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद जो है आपका जो रसीद होगा पासपोर्ट वाला वो प्रिंट करना है, जैसे मैंने बता दिया, वो प्रिंट करके रख लेना है। जो प्रूफ होगा वो सारा प्रूफ का ओरिजिनल और फोटोकॉपी ले करके जाना है, और जो डेट आपने जिस डेट पे अपॉइंटमेंट बुक किया उस डेट पे आपको पासपोर्ट ऑफिस में जाना है और वहाँ पे सारा डॉक्यूमेंट्स जो है सबमिट करना है। वहाँ पे कुछ पूछा भी जाएगा तो आपको सारी सही जवाब देना है। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप सही जानकारी देंगे तो आपको ना कुछ छुपाने की जरूरत पड़ेगा और ना ही कुछ जो है होगा। उसके बाद जो है कुछ दिन में लगभग 14-15 दिन के बाद जो है आपका पुलिस वेरिफिकेशन होता है और उसके बाद जो है लगभग जो है 2-3 वीक में ही आपका पासपोर्ट मिल जाता है। ये एरिया के भी ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एक अपने जो रिश्तेदार का बनवाया था तो उसका तो 15-16 दिन में ही बन गया था। तो थोड़ा सा अलग अलग अंतर पड़ता है, लेकिन 1 महीना से ज़्यादा नहीं लगता है, उसके अंदर में आपका पासपोर्ट बन के मिल जाएगा। अगर आप नॉर्मल बनवाते हैं तो तत्काल तो 1 हफ्ते में मिल जाता है, लेकिन जो नॉर्मल वाला होगा उसमें आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आई होप कि वो सारी चीज़ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है या कुछ और आप जानना चाहते हैं तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द जो है जवाब देने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।